गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से अपन MBA फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो अपना सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है M102, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के व्यू से देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है अपना OB, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने MBA के इस कोर्स में। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें OB के इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि ड्यूरिंग जब आप अपना MBA कंप्लीट करने के बाद वर्क करेंगे या कहीं जॉब करेंगे तो इस कंसेप्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये जो अपना पूरा सब्जेक्ट है ओवरऑल OB, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आज अपन शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। लेक्चर नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं आज। तो टॉपिक का अपन शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से। तो यदि हम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट होती है जहाँ पे लोग या पर्सनल्स या ह्यूमन बींग्स जो हैं साथ मिलके काम करते हैं, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, और उन सब का जो ये वर्क है ये एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है, जो कि हर एक पर्सन है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो भी उस कंपनी में काम कर रहा है उसको क्या करता है, उसके फंक्शंस और पोजीशन को डिफाइन करता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, इससे ये मालूम चलता है कि हर पर्सन का क्या रोल है, कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसको फुलफिल करनी है, और उस टास्क को अचीव करने के लिए उसके पास कितनी अथॉरिटी है। तो ओवरऑल क्या है, वेबर ने भी इस बात के लिए कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कॉरपोरेट ग्रुप होता है। कॉरपोरेट ग्रुप का मतलब क्या है? जहाँ पे सोशल रिलेशन यानी सामाजिक जो हमारे संबंध है वो हम एक साथ जो है उसको फुलफिल करते हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनको हम अपने यहाँ पे अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनके आने से हमारे जो सोशल सिस्टम है ये इंटर या ये कहें कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो वेबर ने भी यही कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो भी ये ह्यूमंस या पर्सनल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनके आपस के कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। रिलेशनशिप सिर्फ एक लेवल पे नहीं है। रिलेशनशिप देखिए, लोअर का टॉप के साथ भी है, लोअर का मिडिल के साथ भी है, टॉप का मिडिल के साथ भी है, और टॉप का लोअर के साथ भी है। ऐसे ही मिडिल मैनेजमेंट लोअर टॉप मैनेजमेंट के साथ भी रिलेशनशिप रखता है, और लोअर लेवल के साथ भी मैनेजमेंट रिलेशनशिप रखता है। तो ये कहीं भी कोई अगर डिस्टरबेंस आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो होल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सफ़र करती है, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ह्यूमन ग्रुप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी टास्क को अचीव करने के लिए ग्रुप में एज ए टीम कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू उस गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। पार्सन ने भी यही कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट है जो कि एक गोल्स को अचीव करने के लिए कंस्ट्रक्ट और रीस्ट्रक्चर्ड और रिकंस्ट्रक्टेड की जाती है। अब इसके अंदर क्या आता है कि ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये आपकी स्टडी कही जाती है ह्यूमन बिहेवियर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस काम कर रहे हैं, और हमें हर एक पर्सन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, तभी हम एज ए इंडिविजुअल एज ए ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली टास्क को अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कुछ टूल्स हैं जो कि पीपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मदद करते हैं, उसके बिहेवियर को समझने में हमारे को मदद करते हैं। और जो स्टीफन पी रॉबिन्सन है उन्होंने भी यही कहा कि जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इंडिविजुअल ग्रुप को हम स्टडी करते हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी करने के साथ साथ कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जब हम इसकी पीछे अपनी स्टडी को ध्यान लगाते हैं तो वो बन जाता है कंसेप्ट हमारा OB, यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिस जो कि आपकी डेफिनेशन गिवन बाय लूथन्स ने दी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होती है वो एक अंडरस्टैंडिंग करना,
प्रिडिक्ट करना कि ये कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, इफेक्टिवली काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इनहेंस होगी या नहीं होगी, इन सब की एक केयरफुली इन्वेस्टिगेशन और स्टडी कहलाती है ओबी, जो कि आपके लूथन्स ने कही। ऐसे ही जब हम एक स्टडी और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग रिएक्ट करते हैं, तो और कैसे ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इन सब चीज़ों की जब हम ब्रॉडली स्टडी करते हैं विद द कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल रहेगा, बिजनेस का, स्कूल्स का, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये सारी स्टडी बन जाती है ओबी के कंसेप्ट में। जो ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये दी है आपकी डेविस और न्यूस्ट्रॉम ने। तो ओबी क्या है? ओबी इज कंसर्न दैट कि पीपल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेवियर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेंगे, या ऐसे फैक्टर्स जो हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मैनेजर्स के सुपरवाइजर्स होते हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो कुछ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को कलेक्ट करता रहता है। जैसे कि जो आपका व्हेन डू टू पीपल्स यानी कोवर्कर और सुपरवाइजर इंटरेक्ट कब करेंगे, कि किसी टास्क को अचीव करने के लिए कितना कोऑर्डिनेशन और कितना कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी दो ग्रुप्स के बीच में यदि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, पर्सन्स को एज ए टीम कैसे काउंट करवाना है, स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस करने देना है, एम्प्लॉयज़ से हमें सजेशंस कैसे कर लेने हैं, और अपने यहाँ पे एक वर्किंग कल्चर को कैसे डेवलप करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजर्स होते हैं या टॉप लेवल होता है, वो टाइमली बेसिस पे या कई बार समय के हिसाब से इकट्ठा इंफॉर्मेशन को गैदर करता रहता है, ताकि वो कहीं कोई कन्फ्लिक्ट होने से पहले अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करके रख सके। तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है एक वैल्यूएबल कंसेप्ट है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर हम ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कि ऑर्गेनाइजेशन में यदि वर्किंग कल्चर चेंज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की से कोई फैक्टर से कोई इफेक्ट हुआ, तो कैसे हमें वर्क करना है, कैसे हमें आपस के रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, ये हम चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमें ये देखना है कि हर एक पर्सन जब कोई टास्क अचीव करने के लिए अपनी मेहनत कर रहा हो, अपने एफर्ट्स पुट ऑन कर रहा हो, तो उसकी तरफ क्या वैल्यूज़ है, क्या इंटरेस्ट है, और क्या उसको उसकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुल्ली डिफाइन है या नहीं। ये सारी बातें हमें इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी करनी पड़ती हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखिए इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है, बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है, और इस पे रिसर्चेज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स बहुत सालों पहले से चालू हो चुके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन को हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट एज वाले लोग, डिफरेंट जेंडर्स, तो हर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रकार की कॉमन चीज़ें नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हर एक पर्सन को उसको ये मोटिवेट रखना, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, गोल्स फुलफिल हो सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्टडी और नॉलेज होनी चाहिए। तो सिर्फ अगर हम ये बोलें कि सिर्फ ओबी जो है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना काफ़ी है, नहीं, हमें उसमें उसकी साइकोलॉजी, उसकी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ तक कि हमें कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप स्टडीज़, टीम बिहेवियर, इन सब चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ये जो है एक साइंटिफिक मूवमेंट कहें इसको या ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट कहें, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने का, ये तब आया जब जो इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्ट्स थे उनके माइंड में एक सवाल उठा कि कैसे हम कम समय में अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करवा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ समझ में आई कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कुछ कंसेप्ट होता है,
कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्शन करे, इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन करे और कम से कम समय में करे, तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की के रिगार्डिंग उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। फर्स्ट के बाद जब दूसरा आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये वो टाइम पीरियड था जब आपकी इंडस्ट्रीज जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी, बढ़ रही थी, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा होने लग गए थे। और यहाँ पे आने लगा कि लोग जो है कंटिन्यूसली कई मल्टीपल वर्किंग ऑफ आवर्स में काम नहीं कर सकते। अब उनको वेजेस कम नहीं देनी पड़ेंगी। और अब ज़रूरी यह है कि जब तक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में नहीं आएगा वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। तो जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने 1800 के अंदर इस चीज़ पर एक रिसर्च करी जिसमें उनका फोकस था कि यदि हम वर्कर्स को क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन को बढ़ाते हैं तो कहीं हद तक हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, जो रॉबर्ट ओवन को हैं उनको हमने रियल फादर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तीसरा आया था आपका स्मिथ कंक्लूडेड। जो स्मिथ थे उन्होंने कहा कि यदि हम वर्कर्स की स्किल्स को इन्हेंस करते हैं, टास्क को चेंज नहीं करना, उनकी स्किल्स को हमें इन्हेंस करना है, तो हम अगर उनकी स्किल्स को इन्हेंस कर देते हैं तो हम कम समय में मोर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। एंड्रू योर जो थे उन्होंने भी इस बात पे फोकस किया कि यदि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, गर्म चाय उनको अगर टाइमली बेसिस पे दी जाए, प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, वेंटिलेशन की सुविधा हो, और यहाँ तक कि अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उसके एवज में उनका पेमेंट किया जाए, तो भी आपका जो एम्प्लॉई है वो थोड़ा सा क्या करता है, मोटिवेट होता है और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। जो बेबेज थे उन्होंने भी ये एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी एक तरीके का ये कहा कि जो मेंटल फोर्स होता है, मेंटल जो वर्क होता है वो फिजिकल वर्क से ज़्यादा स्ट्रेस वाला होता है। तो एम्प्लॉय अगर रिलैक्स मूड में काम करेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट लेवल पे काम कर सकता है। तो इसके बाद इन सब चीज़ों की थ्योरी के बाद जो पर्सन आए थे वो थे एल्टन डब्ल्यू मायो, जिनको हम फादर कहते हैं इस ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट का, जिन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, एक कंसेप्ट क्रिएट किया था। तो उन्होंने इस बात पे कहा कि जो सोशल कंडीशंस होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें जब एम्प्लॉय काम करता है तो वो उसकी जॉब को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो एल्टन डब्ल्यू मायो ने क्या किया, उन्होंने एक हैथरॉन स्टडीज़ को डेवलप किया जो कि 1924 से 1932 तक हुई। क्योंकि ये हाथरन एक प्लांट था जो कि आपके शिकागो के अंदर था, और इसके अंदर ये जो उनका 8 साल का पीरियड था 24 टू 32, इसमें इन्होंने 4 टेस्ट और एक्सपेरिमेंट किए और अपनी इस जो रिसर्च थी उसको एक यूँ कहें कि बेस दिया। तो सबसे पहला जो टेस्ट था फेज़ 1, वो था आपका एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा था आपका रिले असेंबली, तीसरा था आपका इंटरव्यू प्रोग्राम और फोर्थ था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। तो एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि रिलेशनशिप जो है बिटवीन लाइट एंड द मैनुअल वर्क साइड्स, वो उनके एम्प्लॉय की वर्किंग प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालता है। उन्होंने क्या कहा कि जब एक एम्प्लॉय नेचुरल लाइट में काम कर रहा है और यदि हम उसको मैनिपुलेट करके कुछ वर्चुअल लाइट और उसको अरेंजमेंट करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और इसमें उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को लिया और उनको इस मॉडिफाइड टेस्ट में इंक्लूड किया कि कुछ लोगों को तो उन्होंने नेचुरल लाइट में काम करने का मौका दिया और कुछ लोगों के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट्स का अरेंजमेंट किया। तो उन्होंने ये देखा कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स में लोग काम कर रहे थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, वो इफिशिएंसी जो थी वो इंक्रीज हो गई। फिर दूसरा टेस्ट उन्होंने किया रिले असेंबली टेस्ट। रिले असेंबली में क्या था कि उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए जिसमें 6 तो थे फीमेल टेलीफोन रिले असेंबर्स, और उनको एक सेपरेट रूम में रखा गया जिनके ऊपर एक सुपरवाइज़र को अपॉइंट किया गया। इस रूम में जो कंडीशन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, ऑल्टर किया गया, और दूसरी जो कंडीशन थी उनको कुछ कंडीशंस को नॉर्मल छोड़ दिया। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 2 साल तक चला
और ड्यूरिंग दिस 2 years इन फैक्टर्स को बार बार चेंज किया जाने लगा। जैसे कभी ह्यूमिडिटी बढ़ा दी गई, कभी टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, कभी टेम्परेचर कम कर दिया गया, कभी वर्किंग डेज को बढ़ाया गया, कभी वर्किंग टाइम को बढ़ाया गया, रिड्यूस किया गया, कभी उनको लंच जो है वो गर्म दिया गया, कभी ठंडा लंच दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को फाइंड आउट किया कि जब लोग काम कर रहे होते हैं और फैक्टर्स जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, यदि वो इफ़ेक्ट होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी में भी कुछ फ़र्क पड़ता है। तीसरा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या किया गया, उन्होंने 3 साल तक कम से कम 21,000 एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लिए 1 to 1। और ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम उनका एक मेन जो फोकस था वो किस चीज़ पे था कि ह्यूमन रिलेशंस विद फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। तो पहले उन्होंने उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, फिर जब देखने लगे कि नहीं लोग एक जैसे आंसर देने लगे हैं तो उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज कर दिया। उन्होंने फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने शुरू किए, यानी जो वो आंसर दे रहा था एम्प्लॉय, उसके आंसर के बेसिस पे ही उन्होंने क्वेश्चंस को एट ए टाइम डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। चौथा क्या था, फोर्थ फेज आया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 14 वर्कर्स को लिया जिनको उन्होंने एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप में डिवाइड कर दिया 7 महीने के लिए। ये जो एम्प्लॉय थे ये रेगुलर पेजेस वेजेस वाले थे। जब तक वो काम कर रहे थे तब तक उनको क्या क्या पेमेंट देते रहे। और इस सिस्टम में उन्होंने देखा कि जो ये आपका पूरा ग्रुप है ये पेमेंट से कितना ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।